रात के करीब 8 बजे के आसपास वक्त हो रहा था। उसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम एक सूचना मिलती है कि गांव में प्रधान जी की मर्डर हो गया है। जैसे प्रधान जी की मर्डर का सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में पता चलता है कि तोड़ फोड़ मच चुकी है, आगजनी हो रही है। जिसे देख वह हंगामा करने लगा हुआ है। देखते ही देखते जो शव था उसे पोस्टमार्टम हाउस में रखने ही नहीं दिया, बल्कि गांव वाले उसे खींच के अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि वह पोस्टमार्टम नहीं होगा। नहीं, इसके बाद वहां पुलिस बल पहुंच है और जैसे ही पुलिस बल पहुंचता है, प्रधान जी का मर्डर तो पहले हो चुका था। प्रधान जी के भाई का भी मर्डर हो जाता है। बात हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस अधिकारी का भी मर्डर हो जाता है। यह 3 कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में ऐसे फैल जाती है, जैसे देखो वहाँ इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है और इसके बाद कैबिनेट मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव। उन पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जब उन्हें बात हद से ज़्यादा उनकी गुजर जाती है, तब वह मजबूरी में सीबीआई का सहारा लेते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है और नेता के पीछे लगभग 10 साल तक सीबीआई लगी रहती है। एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लगभग 11 साल के बाद इस मामले में आरोपियों को कोर्ट से सज़ा सुनाई गई है। इसलिए इस कहानी की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। आज की कहानी को सुनने के बाद न केवल 3 कत्ल होते हैं, बल्कि कई परिवार बिल्कुल बुरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं और कई लोग शायद सलाखों के पीछे तब तक रहेंगे जब तक यह शायद उनके प्राण उनके सीने में या उनके शरीर में रहेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ ज़िले के एक थाना लगता है हाथीगवा, और यहीं का एक गांव है बलेपुर। दरअसल 2 मार्च 2013 की शाम को गांव के प्रधान नन्हे यादव को सूचना मिली थी कि कामता पाल के घर पहुंचना है। एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था और औरों को जिम्मेदारी भी मिली थी कि प्रधान जी नन्हे यादव को तुम्हें उस मसले को सुलझाना है। वहाँ यह बातचीत ही कर रहे थे नन्हे प्रधान। इसी बीच में कुछ बदमाश आते हैं और बदमाशों के आने के बाद एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जाती हैं और नन्हे प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे ही हत्या की सूचना अब पुलिस तक पहुंचती है, रात के लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना दी गई थी कि प्रधान जी की हत्या कर दी गई है। जो यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अधिकारी होते हैं, वहाँ कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा अपनी टीम के साथ जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें अंदर आने से मना किया और घुसने ही नहीं दिया। पुलिस को खदेड़ लिया और जो लाश थी उस लाश को अपने घर पर ले जाते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं हैं। आगजनी हो जाती है, बवाल हो जाता है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। हंगामा वक़्त चल रहा था। कोतवाल की हिम्मत नहीं थी कि गांव की दहलीज के अंदर कदम रख सके, इसलिए वह उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। कहते हैं कि साहब, यहाँ पर बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। जैसे ही सर्किल ऑफिसर जल हक और उनके गनर इमरान, साथ ही सब इंस्पेक्टर विनय कुमार और कोतवाल सर्वेश मिश्रा या फोर्स के साथ जब गांव में एंट्री कर रहे थे, तो तब तक यहाँ आते हैं, तब ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई थी। पुलिस वालों को गांव वाले पथराव करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को भी उनके हाथ में आ रहा था उनको मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे फायरिंग शुरू हो रही थी, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, भगदड़ मचने लगती है। और इसी बीच एक गांव आकर जो प्रधान नन्हे यादव होते हैं, उनके एक ही बेटे छोटे भाई होते हैं सुरेश यादव, उनको गोली लग जाती है और जैसे ही इनको गोली लगती है वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। तब तक जो मामला था अब जस्ट डबल हो जाता है। दोगुनी रफ्तार से लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगते हैं। तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। जब पुलिस वालों ने मौका देखते ही यहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, जो भी पुलिस वाले थे वो खेतों की तरफ भागने लगते हैं। अब बस उन्हें
पड़ी ही थी कि किसी तरकीब से उनकी जान बच जाए, लेकिन जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, सीओ यानी कि जिनका नाम जियाउल हक होता है, डीएसपी साहब पकड़े जाते हैं और उन्हें गांव वाले पकड़कर इतना मारते हैं कि जब तक क्या उनको तसल्ली नहीं मिल जाती है, जब तक उन्हें मारते हैं रहते हैं, पीटते रहते हैं। जब वकुल पूरी तरह से अधमरा हो जाते हैं, जियाउल हक वह किसी भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे। इस बीच में एक गोली चलती है और गोली जाकर लग जाती है जियाउल हक को। अब जियाउल हक भी उसी मौके पर ही मौत हो जाती है। रात के लगभग 11 बजे थे। 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 8 बजे से यह कहानी शुरू हो जाती है। रात के 11 बजे तक ऐसे ही तांडव मचता रहता है। गांव के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। जो पुलिस वाले यहाँ से भाग कर गए थे, अपनी जान बचा कर गए थे, उन पुलिस वालों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हमारी पूरी टीम है, लेकिन डीएसपी साहब का कहीं अता पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्स भेज दीजिए, क्योंकि गांव में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके हैं और सीओ साहब सबका कहीं अता पता नहीं है। अब भरी पुलिस फोर्स गांव में पहुंचती है। जब गांव में जाते हैं तो गांव में सन्नाटा सा पसर जाता है। गांव में हालांकि प्रधान उनके छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या कर दी जाती है। सुरेश यादव और जो प्रधान भी थे वो पड़े हुए थे। अब यहाँ पुलिस जब आती तो गांव के हर एक हिस्से को चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर देती है, ढूंढना शुरू कर देती है। जिससे भी पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, या तो महिलाएं थी, या बच्चे थे, या बुजुर्ग थे, वो कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसी हिसाब से प्रधान के घर की तलाशी ली जाती है। प्रधान के घर के जो आसपास घर होते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है, लेकिन प्रधान के घर का जो बैक साइड थी, सड़क थी, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश थी डीएसपी जियाउल हक की। बस इतना था कि यह मामला उन दिनों अखबार और टीवी पर जब प्रसारित होना शुरू हो जाता है, पक्ष विपक्ष या सब एक दूसरे को घेरा घारने शुरू कर देते हैं, तब सबसे ज़्यादा आफत खड़ी हो जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव तमाम तरह की सफाइट्सन को अलर्ट कर रहे थे और अलर्ट करने के बावजूद भी कुछ सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसी स्थिति में एसपी कोतवाल कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गांव का गुस्सा अलग बढ़ रहा था। पुलिस का गुस्सा अलग बढ़ रहा था क्योंकि गांव में 2 लोगों की हत्या हो गई थी। उधर पुलिस के ऑफिसर की हत्या हो चुकी थी। अब यह पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार मामला क्या है। जब सीओ साहब का पोस्टमार्टम कराया जाता है तब पता चलता है कि इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, साथ ही इनको गोली भी लगी थी। दरअसल यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला देवरिया और देवरिया ज़िले का गांव लगता है जुआभर। वहाँ के रहने वाले थे जियाउल हक। उनके पिता का नाम शमसूल, माँ का नाम हजारा, और उनके उस वक्त दादी भी मुतीबुनी निसा। दरअसल साल 2009 में उन्होंने पीएचसी की परीक्षा पास की थी और कैडर मिला था। डीएसपी का बचपन से ही पढ़ने में बेहद होशियार थे। परिवार की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन कुछ और भी बड़ा करना चाहते थे। पहले ही कोशिश में इन्होंने पीएससी का एग्ज़ाम निकाला और डीएसपी बन जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनको मुरादाबाद में पोस्टिंग मिलती है साल 2010 में। कानपुर में जाते हैं, उसके बाद ट्रेन के बाद मुरादाबाद के बाद कानपुर, और कानपुर के बाद साल 2011 में अंबेडकर नगर इनकी पोस्टिंग हो जाती है। और साल 2012 में जब ईद का पर्व होता है तो ईद के पर्व दिन इनकी पोस्टिंग हो जाती है प्रतापगढ़ के कुंडा में। बतरेस सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ डीएसपी बनकर इनको भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रधान की हत्या के बाद उनके भाई मारा जाता है और उसके बाद भी फिर कुछ लोगों जो वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं तो इनकी भी हत्या कर देते हैं और पहले पीटते हैं फिर गोली मार देते हैं। गोली मारकर हत्या कर देते हैं। साल 2012 में इनकी शादी भी हो जाती है। जब जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है, चौराहे हो या फिर स्कूल कॉलेज हो या राजनीति हो, जहाँ देखो वहाँ पर जियाउल हक की हत्या की चर्चाएं चलती रहती थी।
इसी बीच में जो तत्कालीन एसओ होते हैं मनोज शुक्ला वह एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, गौतम छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम नंबर 10, जगत बहादुर पाल उर्फ बबलू पाल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। और इसी बीच में जिनकी पत्नी होती है प्रवीण आज़ाद, इन्होंने अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई। इन्होंने कहा कि मेरे पति की जो हत्या की वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, जिस उस वक्त को कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, साथ ही उनके जो करीबी होते हैं जिनका नाम गुलशन यादव होता है, हरिओम श्रीवास्तव होता है, रोहित सिंह, संजय सिंह, इन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। राजा भैया पर इतना बड़ा दबाव बढ़ता है कि वो अपने पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। यही न केवल राजा भैया पर दबाव पड़ता है बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी दबाव पड़ जाता है। अब जब लगातार अखबारबाजी हो रही थी तब वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और ताकि इससे न्याय हो सके, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके, किसी तरह का कोई आरोप ना लग सके। लगातार जांच चलती रहती है, सवाल खड़े होते रहते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 10 साल तक सीबीआई कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में मंत्री रहे थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनके पीछे सीबीआई रहती है। 10 साल के बाद इनकी टीम को क्लीन चिट मिल जाती है, जिसमें राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह, इन पर जो एफआईआर हुई थी, जो सीओ की पत्नी प्रवीण आज़ाद की तरफ से एफआईआर कराई गई थी, इनको तो क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन मामला अदालत में चलता रहता है और सीबीआई की अदालत ने लगभग 11 साल के बाद 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें एक नाम फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, गौतम छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी व जगत बहादुर पाल उर्फ बबलू पाल, इनके खिलाफ जो मामला चार्जशीट लगाई गई थी, उसके बाद सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई की अदालत को इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और जैसे ही 9 अक्टूबर 2024 को यह मामला अखबारों में आता है, सोशल मीडिया में आता है, और जब एक बार फिर से जियाउल हक यानी कि डीएसपी साहब की हत्या की जो कहानी थी वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है तो लोग यह जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इसमें मामला हुआ क्या था। उस वक्त वाकई में प्रिंट मीडिया में नौकरी करता था। यह मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अब जिस घर के 10 लोगों को सज़ा दी गई है, उन लोगों को यह भी कहना है कि हमारे ही तो परिवार के मारे गए यानी कि नन्हे प्रधान और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या हो जाती है। उन्हीं के परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जब यह मामला आता है, एक तरफ तो जियाउल हक के परिवार के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो उम्र कैद हुई है या फांसी की सज़ा होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, इसलिए शायद उच्च अदालत में अपील करेंगे। उधर जिन लोगों को सज़ा हुई है उनके परिवार के लोगों का यह कहना है कि हमारे ही घर मरे हुए हमको ही सज़ा दी गई। हालांकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है और अदालत को जो सबूत मिले होंगे उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें कई ज़िंदगियां तो बर्बाद हुई, ख़त्म हुई, लेकिन कई परिवार की पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जब तक आखिरी सांस रहेगी शायद तब तक 10 के 10 सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। काश उस दिन उन्होंने इतनी जिद ना की होती, काश उस लाश यानी नन्हे यादव के शरीर को, उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। ना प्रधान के छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या होती, ना ही इसमें डीएसपी की हत्या होती और ना ही इतने लोगों को फिर आगे सज़ा होती। जिन्होंने प्रधान की हत्या की थी शायद उनको सज़ा ज़रूर मिलती। उनका हुआ क्या, मैंने इसमें जो रिसर्च करने के बाद और जानने के बाद
कोशिश की, उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरह की घटना को आप बिल्कुल ना करिए। अगर आप कुछ भी होती है, कोई किसी भी तरीके की जिद ना ठानिए, और जो भी होता है आप कानून के ऊपर छोड़िए। और कानून पर हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है कि कानून ज़रूर हम पर दूध का दूध, पानी का पानी अलग करेगी। धन्यवाद।